एक नदी बह रही है बाएं से दाएं। बाएं तरफ भेड़िया खड़ा है, दाहिने में एक छोटा सा मेमना। दोनों पानी पी रहे हैं। भेड़िया मेमने पर गरजता है, अरे बदतमीज, तुझे अकल नहीं है, तू मुझे झूठा पानी पिला रहा है। मेमना हाथ जोड़ के कहता है, चाचा पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मैं आपको झूठा पानी कैसे पिला सकता हूँ। भेड़िया कहता है, अच्छा तू नहीं पिला रहा है, लेकिन पिछले महीने तेरी माँ ने मुझे झूठा पानी पिलाया। मेमना जवाब देता है, महाराज मेरी माँ को तो आप 6 महीने पहले ही मार चुके हो, वो पिछले महीने कैसे पानी पिला सकती है। भेड़िया दहाड़ता है, कितना ढीठ और गुस्ताख मेमना है, इतनी देर से मुझसे बहस कर रहा है। बड़ों से बहस की सजा क्या होती है। अगले ही पल मेमना को मार दिया जाता है, क्योंकि जिसे जो करना होता है वो अपने लिए वजह बना लेता है। यही पैटर्न आज की दुनिया में चल रहा है। असल मुद्दा तेल का है, और इस तेल के खेल में किसी को याद नहीं है ग्रीन एनर्जी का क्या हुआ, क्लाइमेट इमरजेंसी कहाँ गई, COP30 कहाँ है, 2020 के वादे कहाँ चले गए, पेरिस एग्रीमेंट किस फाइल में दब गया। देखो, ये दुनिया उपदेशों से नहीं चलती, ताकत से चलती है। यहाँ सवाल उठाने का मतलब तभी होता है जब तुम्हारे पास उसे मनमाने की शक्ति हो, वरना सवाल सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। असल में 2 ही केंद्र होते हैं, ट्रुथ और पावर। और जिस समाज में सत्य को कमजोर कर दिया गया, वहाँ हर नियम ताकत तय करती है। जिसके पास लाठी है वही तय करता है क्या होगा, चाहे तो वो तुम्हें तुम्हारे घर से उठा ले और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें कोई रहस्य नहीं है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये वही हालत है जो आज भी इन इलाकों में देखते हैं जहाँ कानून नाम की चीज सिर्फ कागजों में होती है। कोई भी किसी के घर में घुस जाता है, किसी को उठा ले जाता है और सिस्टम देखता रह जाता है। हमारे बिहार में कुछ साल पहले तक ये आम बात थी कि किसी की नौकरी लग गई तो उसे घर से उठा लिया गया और जबरदस्ती शादी कर दी गई। दुल्हन ही नहीं, दूल्हा भी अगवा होता था। अब बताओ वहाँ कौन सा आदर्श काम आया। स्कूल में देखते हो, तीसरी क्लास का बच्चा पहली क्लास वाले को पीट देता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, ताकतवर है। बस यही लॉजिक है। रात में तुम सड़क पर निकलते हो, जहाँ 5-6 कुत्ते तुमको सामने आ जाते हैं, तुम जान बचा के भागने लगते हो, लेकिन एक कमजोर अकेला कुत्ता सामने आ जाए तो उसे भगा देते हो। फर्क सिर्फ ताकत का है। यही नियम समाज से लेकर जियो पॉलिटिक्स तक चलता है। अब एनालिटिक्स आएंगे, बड़ी बड़ी थ्योरी बताएंगे, इतिहास खोदेंगे, तेल, ड्रग्स, नेताओं की कहानी सुनाएंगे। सब सुनना ठीक है, लेकिन उस पूरी लंबी कहानी का निचोड़ एक ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। व्यवहारिक धरातल पे जीना है तो अपने बाजू मजबूत रखने पड़ते हैं। और ताकत सिर्फ हथियारों की नहीं होती, भौतिक ताकत भी होती है और मानसिक ताकत भी। भौतिक ताकत पर तुम कमजोर नहीं हो, वहाँ कोई बड़ी कमी नहीं है। असली दिक्कत मन के स्तर पर है, भीतर से दबे हुए हो। और इतिहास गवाह है, जो दबा रहता है दुनिया उसे और दबाती है। दुनिया में विरोध वही कर पाता है जिनके पास दम होता है। चीन ने खुलकर विरोध किया, रूस ने भी किया, कुछ और देशों ने भी अपनी लाइन साफ रखी। भारत ने नहीं किया, बस औपचारिक शब्द बोल दिए, ग्रेव कंसर्न। यूके ने बिना घुमा फिरा कर कह दिया, वो कोई अच्छा आदमी थोड़ी था। अब जरा नॉर्थ कोरिया का उदाहरण लो, वहां कोई घर में घुसकर किसी को उठा नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। सारी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बावजूद ये एक अनवेरेबल रिस्क है कि अगर गलती से भी एक मिसाइल छूट गई और इंटरसेप्ट नहीं हो पाई और वेस्ट कोस्ट के किसी बड़े शहर पर गिर गई तो नतीजा क्या होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए वहां ताकत के साथ व्यवहार किया जाता है, छापेमारी नहीं। जंगल में कौन सा नियम चलता है? लॉ ऑफ द जंगल, लॉ ऑफ माइट। जिसकी ताकत उसका नियम। हिरन के साथ अन्याय हुआ, वो किस अदालत में जाएगा? कौन सुनेगा उसकी दलील? हिरन, मैं तो चुपचाप घास चर रहा था, पीछे से शेर ने। जंगल की अदालत में एक ही तर्क मान्य है, उसका नाम है दांत। शेर को कोई सबूत देना नहीं पड़ता, शेर दहाड़ मारता है, दांत दिखाता और फैसला वहीं हो जाता है। आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी कुछ अलग नहीं है। अमेरिका से अगर कोई पूछे तुम उसे कैसे उठा लाए, वो संप्रभु देश है, चाहे तानाशाही करे, कुछ भी करे, जवाब में अमेरिका किसी कानूनी किताब का हवाला नहीं देगा। वो बस दहाड़ेगा, अपने दांत दिखाएगा और सवाल करने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। क्योंकि अंत में ये दुनिया आदर्शों से नहीं, ताकत के संतुलन से चलती है। जिसने अपनी ताकत साबित कर दी वही तय करता है सही क्या है और गलत क्या है। नदी बह रही है बाएं से दाएं। ऊपर की तरफ भेड़िया खड़ा है, नीचे एक छोटा सा मेमना। दोनों पानी पी रहे हैं। भेड़िया मेमने पे गरजता है, अरे बदतमीज, तुझे अकल नहीं है, तू मुझे झूठा पानी पिला रहा है। मेमना हाथ जोड़कर कहता है, चाचा पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मैं आपको झूठा पानी कैसे पिला सकता हूँ। भेड़िया कहता है, अच्छा तू नहीं पिला रहा है, लेकिन पिछले महीने तेरी माँ ने मुझे झूठा पानी पिलाया था। मेमना जवाब देता है, महाराज मेरी माँ को तो आप 6 महीने पहले ही मार चुके हैं, वो पिछले महीने कैसे पानी पिला सकती है। भेड़िया दहाड़ता है, कितना ढीठ और गुस्ताख मेमना है, इतनी देर से मुझसे बहस कर रहा है। बड़ों से बहस की सजा मिलती है और अगले ही पल मेमना मार दिया जाता है, क्योंकि जिसे जो करना है वो अपने लिए वजह बना लेता है। यही पैटर्न आज की दुनिया में चल रहा है। असल मुद्दा तेल का, और इस तेल के खेल में किसी को याद नहीं कि ग्रीन एनर्जी का क्या होगा, क्लाइमेट इमरजेंसी कहाँ गई, COP30 कहाँ है, 2030 के बाद ही कहाँ चले गए, पेरिस एग्रीमेंट किस फाइल में दब गया। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं, अमेरिका उसे इस्तेमाल करेगा तो सब ठीक माना जाएगा, लेकिन ऑयल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ती गर्मी भी है। इसका
क्लाइमेट चेंज पर क्या असर पड़ेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं। सारी बहस जियो पॉलिटिक्स की है, पर्यावरण की नहीं। मिडिल ईस्ट में भी कहानी वही थी। लड़ाई किसके लिए थी? तेल के लिए। सद्दाम हुसैन को कुवैत क्यों चाहिए था? तेल के लिए। अमेरिका वहां क्यों गया? तेल के लिए। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया? कानून, इंसाफ, अदालत, फांसी। सच्चाई यह है कि उसी सद्दाम को कभी हथियार दिए गए। इराक युद्ध 10 साल चला और दोनों पक्षों को सुपर पावर्स ने हथियार दिए। जिन्हें कल तक हथियार मिल रहे थे वही आज दुश्मन घोषित होकर दिए गए। इराक वाले को फांसी, ईरान वाले पर बम। और जो काम वेनेजुएला के साथ हुआ वही कुछ महीने पहले तेहरान में करने की गई। आयतुल्लाह खमेनी को उठाने की। कुछ दशक पहले तक जिन्हें हथियार दिए जा रहे थे आज वही खतरा बताए जा रहे हैं, क्योंकि अंत में सच एक ही है, सारा खेल तेल का है। तेल का मतलब सीधा सा एनर्जी। और अगर तुम्हें लगभग मुफ्त में तेल मिल जाए तो सिर्फ फैक्ट्री नहीं चलती, पूरे वैश्विक व्यापार में पकड़ बन जाती। मैं मादरों को बचाव नहीं कर रहा, ना मैं उसे हीरो बना रहा। वो कोई संत नहीं था, वो साफ तौर पर नार्को ट्रेड से जुड़ा हुआ था। एक ड्रग डीलर ही समझो। जैसे गली मोहल्ले में, स्कूल कॉलेज के बाहर नशा बेचने वाले होते हैं ना, वही काम वो राष्ट्रपति बनकर कर रहा था। फर्क बस पद का था, धंधा वही था। और जो हुआ वो उसे ज्यादा घुमा फिरा कर मत देखो। एक गुंडे ने दूसरे ड्रग डीलर को उठा लिया। ये घटना अगर लोकल लेवल पर होती तो कोई हैरान नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर हुई है तो इसलिए लगता है कोई बहुत बड़ा कानूनी लड़ाई लड़ रही है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। यही हर छोटे शहर और कस्बे में होता है। एक ताकतवर गुंडा आता है और दूसरे को बीबी के समेत उठा ले जाता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं युद्ध होगा। अब युद्ध कुछ नहीं होने वाला। वेनेजुएला की इतनी हैसियत नहीं कि वो अमेरिका में जाकर कुछ कर पाए। अब आगे क्या होगा ध्यान से सुन लो। अब पंचायत बैठेगी और ये पंचायत ये तय नहीं करेगी कि जो किया गया वो सही है या गलत। ये पंचायत ये तय करेगी कि तेल का बंटवारा कैसे होगा। यही दुनिया का नियम है। जंगल में जब शिकार गिरा दिया जाता है तो कोई अदालत नहीं बैठती ये तय करने के लिए मारना नैतिक है या नहीं। असली बैठक इसके बाद होती है कि अब मांस किसे कितना मिलेगा।